कोई उपाय ना सोचता देखकर माँ ने बूढ़ी अम्मा के पास जाने का निर्णय लिया। किसी तरह पूछते पूछते माँ अम्मा के घर पहुंची। छप्पर का एक कमरे का मकान था। घर के सामान के नाम पर कुछ बर्तन और एक चारपाई रखी थी। माँ को देख वो थोड़ा परेशान सी हो उठी। मालकिन, कैसे आना हुआ? मुझे बुलवाया होता। अम्मा, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। कैसी बातें करती हैं मैडम जी? कुछ बात हुई है क्या? अम्मा, आपने कहा था कि बच्चों को दूसरे भाग में मत जाने देना, लेकिन एक दिन मेरी बच्ची गलती से वहाँ चली गई थी। तब से माँ ने पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। माँ की बात सुनकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने घड़े से निकालकर एक गिलास पानी पिया। आप पहले क्यों नहीं आई? अब बहुत देर हो गई है। क्या मतलब है आपका? खुद को संभालिए मैडम जी। मैं जो बोलने वाली हूँ आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपकी बच्ची पेट से है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे? कौन? मतलब हो क्या रहा है ये सब? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं अपने अम्मी अब्बू की इकलौती संतान नहीं हूँ। मेरी एक बड़ी आपा भी थी जिनका नाम रेशम था। मुझसे अब 15 बरस बड़ी थी। आज से 3 साल पहले मुझे तकरीबन 90 बरस पहले की बात है। अब्बू डाक विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज अफसरों के रुकने और ठहरने के लिए इस आलीशान हवेली को डाक बंगला बना दिया था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे अब्बू की थी। अब्बू पूरी ईमानदारी से अपना काम करते थे। मेरे अम्मी अब्बू हवेली के जर्जर हो चुके भाग में जो आखिरी कमरा है वहाँ रहते थे। उस समय ये कमरा ऐसी हालत में नहीं था। मेरी 13 वर्षीय आपा भी उसी कमरे में उनके साथ रहती थी। धीरे धीरे आपा गुमसुम सी रहने लगी। फिर बाहर आना जाना भी बंद कर दिया और अकेले कमरे में बंद रहने लगी। अक्सर वो रात को दीवारों को देखकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाला करती थी। कभी बैठे बैठे रोने लगती तो कभी हंसने लगती। मेरी माँ को आपी के जन्म के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसी हवेली में आने के 2 साल बाद अम्मी की कोख फिर से हरी हो गई। उधर अंग्रेजी सरकार से हवेली की देखरेख के नाम पर मोटी रकम आने लगी। उस दौर में जब हर ओर गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी, हमारे घर में अन्न धन की भरमार थी। ऊपर से रहने के लिए आलीशान हवेली। अम्मी अब्बू खुद को भाग्यशाली समझते और अपनी किस्मत पर रश्क करते। उनके जीवन में सिर्फ एक कष्ट था और वो था आपी का यूं दिनों दिन बदलता व्यवहार। अब्बू आपी को कई बार मौलवी और ओझा के पास भी लेकर गए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक उनकी परेशानी की नब्ज नहीं पकड़ सका। इधर अम्मी अपनी गोद हरी होने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी और उधर एक खौफनाक खबर से उनका सामना हुआ। आपी पेट से थी। उस दिन अम्मी को देखने आई दाई ने आपी को देखकर अम्मी के कान में ये बात बताई तो उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सारा दिन कमरे में बंद रहने वाली आपी कैसे पेट से हो गई। लोक लाज का भय अम्मी को भीतर तक हिला गया। किसी तरह हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई तो मानो घर में तूफान आ गया। ये बात कल्पना और विज्ञान से बिल्कुल परे थी। कोई कन्या इस तरह भला कैसे?
आपी को बहुत प्यार से पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब्बू के गुस्से और मार के सामने भी आपी की जुबान नहीं खुली। कोई और उपाय ना सूझा तो आखिर में गांव के एक बुजुर्ग को अब्बू ने सारी बात बताई। उन चचा ने अब्बू को एक तांत्रिक का पता दिया। अब्बू रेशम आपा का पहना हुआ एक कपड़ा लेकर उस तांत्रिक के पास जा पहुंचे। तांत्रिक ने अब्बू से आपी का कपड़ा लेकर सूंघा और कुछ मंत्र साधना करने लगा। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अब्बू को कहा, तुम्हारी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को हुआ क्या है और ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी बेटी पर किसी भूत प्रेत या आत्मा का साया नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं शायद तुम्हारी बेटी को बचा भी लेता। मतलब तुम्हारी बेटी के जिस्म को एक जिन्न ने अपने काबू में कर रखा है। जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें रोकने की ताकत इंसान के पास नहीं है।